नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएड एमपी वर्ग 3 नियुक्त शिक्षक सुप्रीम कोर्ट विवाद को लेकर के आपके द्वारा तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उनमें से एक मुख्य प्रश्न ये है कि 8 मई की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई तो उसमें डीएलएड की जो एसएलपी लगी है तो उसका क्या हुआ। यानी कि कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पूर्व का वीडियो बनाया था जिसमें मध्य प्रदेश बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को लेकर के और छत्तीसगढ़ की जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स की याचिका को लेकर के मैंने क्या क्या वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस तरीके से यहाँ पर खतरा है और कहाँ पर सही है, ये सारी वीडियो मैंने बनाए हैं। तो उसको लेकर के बहुत सारे हमारे साथियों की, मध्य प्रदेश के बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक साथियों की भी उत्सुकता थी और जानने की भी ज़रूरत थी कि उन्हें कि आखिर इस केस में क्या हुआ। क्योंकि सबसे पहली बात बता देता हूँ, मुझे तो पता था कि डीएलएड की तरफ से एसएलपी लगाई गई थी और बीएड की तरफ से केवेट नहीं लगी थी। तो केवेट लगती तो उनको भी पता चल जाता है कि, और ये कुल मिलाकर के इनको भनक भी नहीं लगनी थी कि डीएलएड वालों ने और 8 मई को सुनवाई कर ली। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या आगे हो रखा था। कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन के अगेंस्ट इन लोगों ने अपना जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट जो है कि अपना केस दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़े क्योंकि ये चाहते होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम था और क्लेरिफिकेशन नहीं था और कोर्ट ने भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भाई ज्वाइनिंग टीचर्स बड़ी मुश्किल से बाहर होगा, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ये भी पता है। सरकार अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई है, ये भी आप लोगों ने देखा। और वहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स भी हावी। जब रिक्रूटमेंट हुआ तब अलग पार्टी की गवर्नमेंट थी, अब जब रिक्रूटमेंट हो गया प्रेजेंट में जो है कि अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, इसलिए भी वहाँ पर पॉलिटिक्स एक नैरेटिव के रूप में देखा जा रहा है। एक नैरेटिव है वो पॉलिटिक्स वाला, वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन एमपी में जो है कि गवर्नमेंट ने जो है कि बहुत अच्छा प्रयास किया और बीएड को बचाया। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों के मेरे पास प्रश्न भी आए हैं, तो आइए, ये सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा प्रश्न एमपी पीआरटी सक्सेस पॉइंट की तरफ से किया गया है कि उनका कहना है, और वो क्या कहना चाह रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि और अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, इस बात को भी ध्यान देने की बात है कि जो मध्य प्रदेश के ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुझे लिखा है, यानी कि मुझे ये टैग करते हो, वाह क्या बात है बोरा जी, मध्य प्रदेश बीएड डिग्री धारकों की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है ही नहीं और बीएड पार्टी नहीं बना है, वहाँ क्या बात है। यानी कि मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है और बीएड वहाँ पर पार्टी नहीं बना था, ठीक हो गया। ये बात कही थी तो उन्होंने लिखा कि क्या बात है। तो अब उन्होंने मुझे समझाया है, मुझे बताया है कि आपकी बात का जवाब हाईकोर्ट जबलपुर ने मध्य प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों की भर्ती 2022 में ही सब्जेक्ट टू आउटकम कर दी थी। समझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2022 में ही जबलपुर हाईकोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम कर दी थी। अब मैं यहाँ पर वो सर जिन्होंने सक्सेस पॉइंट वालों ने मुझसे सवाल पूछा है, सर सबसे पहले मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि ये केस किसका था, बीएड का था या डीएड का, कि जो सब्जेक्ट वो आउटकम कर दिया। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, क्योंकि आपने सब्जेक्ट टू आउटकम को ही देखा है अभी तक मैं जहाँ तक। और दूसरी बात का भी जवाब उन्होंने दिया है कि बीएड डिग्री धारक दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा वाले केस में भी पार्टी बने थे। ये तो अलग बात है
कि जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला देकर डीएलएड डिप्लोमाधारियों के साथ अन्याय किया है और इसका सुप्रीम कोर्ट में जवाब मिल जाएगा। अगर मेरी बातों का जवाब आपके पास हो तो जवाब जरूर देना, अनदेखा मत करना बोरा जी। ठीक है सर, आपकी बात का भी जवाब देता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए, बीएड डिग्री धारक दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा वाले केस में पार्टी बने थे। देखिए, राजस्थान से मैटर गया था बीएड वालों का सुप्रीम कोर्ट में, ठीक हो गया। और कुछ लोग, आइए कोई भी लगा सकता है कि आइए, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो एमपी की तरफ से लगी थी उस केस में आइए लगी थी कि जब बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स की नौकरी को खतरा हो रहा था, यानी कि उन्होंने ज्वाइन करने के बाद आइए लगा रखा है। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, ज्वाइनिंग करने के बाद आइए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन है, क्या मध्य प्रदेश वालों के आईए में सुनवाई हुई है? हमने भी आईए सुप्रीम कोर्ट में लगाया था। कौन से केस में आपको बता देता हूँ। हमने भी सुप्रीम कोर्ट में नंदन सिंह बोरा वाले केस में NIOS DLED के साथ आईए लगाया था। जब 28 नवंबर को जब ये NIOS DLED का केस NIOS DLED बाहर हुआ तो उसमें हमने भी आईए लगाया था। हमारे आईए को सुना भी नहीं गया, ये मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा आईए कुछ नहीं होता, आईए गया वो, ठीक है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन है उसको नहीं, जो मेन केस है मेन केस को। आपने फिर उसके बाद देखा होगा कि यूपी वाला जो मैटर लगा था, आपने देखा होगा बीएड वर्सेस बीएसटीसी में जो मध्य प्रदेश के अगेंस्ट से जितने भी यूपी शिक्षा मित्रों का भी केस लगा होता आईए के माध्यम से, या वो भी पार्टी थी लेकिन उनको सुना नहीं गया, जो मेन पार्टी थी उन्हीं को सुना गया था। आपने बोलते चीखते देखा होगा, ये भी मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने देवेश शर्मा वाले में आईए की, आप देखिए जबलपुर हाई कोर्ट ने देखिए मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला देकर डिप्लोमा देके, सबसे बड़ी बात है कि 8 अप्रैल के जो डिसीजन है, जिसको रिव्यू पिटीशन का जो फैसला आया है, यानी कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सर मेरी आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, अगर कल को आप भी मुझसे कहेंगे कि सर हमारा ये पक्ष है, मैं आपकी बात को भी सुनूंगा और जितने मेरे से कोशिश होगी वो कोशिश समझ जाएगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आप लोग बहुत कहते थे कि सर सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है सर, कि वो जो है कि न्याय की सर्वोच्च संस्था है, वहाँ पर जो न्याय आ गया तो वो सही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग टीचर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें कहा था कि किसी भी प्रकार से बीएड वाले सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। क्यों, कैसे नहीं होनी चाहिए, अब आपको मैं बता देता हूँ कि भाई जब विज्ञापन, जब भर्ती का विज्ञापन जब भर्ती के लिए निकाला गया तो बीएड और डीएलएड दोनों ही वैलिड क्वालिफिकेशन थी या नहीं, यहाँ पर आप ध्यान देना। जो विज्ञापन था कि बीएड और डीएलएड वैलिड क्वालिफिकेशन थी या नहीं थी, सर जहाँ तक आपका जवाब है कि दोनों ही वैलिड क्वालिफिकेशन थे विज्ञापन के समय में। तो यानी कि कहने का मतलब है अगर इस विज्ञापन में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता, बीएड वाले अपने को शामिल करवाने के लिए कोर्ट में जाते, समझ रहे हैं, कोर्ट में जाते और कोर्ट के इंटरिम रिलीफ के कारण इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करवाया जाता, तब ये केस सब्जेक्ट टू आउटकम था। समझ रहे हैं, सब्जेक्ट टू आउटकम कब था, जब बीएड उस विज्ञापन में, उस जो बीएड एक आहारता नहीं होती है, समझ रहे हैं। मैं हिंदी में फिर से समझ रहा हूँ कि जो बीएड में वर्ग 3 शिक्षकों की भर्ती आई तो उसमें अगर बीएड एक आहारता नहीं होती, यानी कि शिक्षक बनने के लिए, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड एक आहारता को जगह नहीं दी जाती, तो बीएड वाले जो है कि अपने को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करवाने के लिए, यानी कि बीएड भी एक क्वालिफिकेशन है, बीएड भी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एक
योग्य अहर्ता है, मान्य अहर्ता है, उसको शामिल करने कोर्ट जाते तो तब जो है कि अगर उसमें इंटरिम रिलीफ होता है तो तब जाके ये होता है। लेकिन यहाँ पर तो बीएड को भी और डीएड को दोनों को समान रूप से वैध क्वालिफिकेशन के रूप में शामिल किया गया था विज्ञापन में, यानी कि यहाँ पर किसी को भी कोर्ट के इंटरिम रिलीफ नहीं मिला था, इंटरिम रिलीफ के तहत नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर दोनों ही क्वालिफाई करके आए हैं, जो क्वालिफाई हुआ उसको यहाँ पर शामिल किया गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम कि बीएड एक वैलिड क्वालिफिकेशन थी या नहीं। तो आप मानते हैं कि बीएड वो अब देखिए बीएड शामिल होने से पहले, देखिए बीएड ने भर्ती में शामिल होने के लिए कोई केस किया था? नहीं किया था ना, समझ गए। यानी कि बीएड एक योग्यता और इसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए मध्य प्रदेश मार्गदर्शन, तो ऐसा कोई केस था? नहीं था ना। तो केस किसने बनाया बाबूजी? मैं आपसे ये पूछना था। केस जो है कि आपने कहा कि 25/11/2021 में, यानी कि 25 नवंबर 2021 में जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को प्राथमिक के लिए अवैध करार दिया गया है, यानी कि बीएड को प्राथमिक के लिए अवैध करार दिया है। तो जिस कारण से बीएड वाले जो है कि प्राइमरी में शिक्षक बनने योग्य नहीं है, समझ रहे हैं। तो बीएड वाले प्राय तो उस आधार पर आप लोगों ने वहाँ पर मध्य प्रदेश में केस किया बीएड के अगेंस्ट कि बीएड को क्वालिफिकेशन और बीएड को से फार्म न भराया जाए और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल न किया जाए। बीएड वाले नहीं गए थे। जब आप लोगों ने केस किया तो अगर आप किसी पर वार करेंगे, देखिए सीधी बात है, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति पर वार कर रहे हैं, सामने से गोली चल रही है और सामने से पत्थर आ रहा है, तो आदमी पत्थर से बचने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, बचने का प्रयास करेगा। सब्जेक्ट टू आउटकम किस में दिया गया है? डीएलएड वालों के केस में, कि ये जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम माननीय सुप्रीम कोर्ट देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगा। तो यहाँ पर बीएड पार्टी नहीं है, और यही 8 अप्रैल के जजमेंट में भी दिया गया है। अब रही बात, आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बात बता देता हूँ कि 11 अगस्त 2023 तक बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स भी प्राइमरी में जो है कि बीएड जो है कि प्राइमरी में एलिजिबल नहीं था, इनकी बीएड जो है कि अनएलिजिबल करार दिया था यहाँ पर। अब देखिए अभी इस समय जो है कि बीएड जो है कि वैलिड क्वालिफिकेशन हो गई है। अब जो ज्वाइनिंग बीएड वाले हैं वो वैलिड क्वालिफिकेशन हो गए, तो इसलिए जो है 11 अगस्त से पहले जितने भी बीएड वाले ज्वाइनिंग टीचर्स हैं वो सारे सेफ हैं, ये कहने का मतलब है 11 अगस्त से पहले। तो ये 8 अप्रैल के 2024 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, यानी कि अब जो है कि कौन सा केस, कौन सा डिसीजन एक्टिव है, यानी कि 8 अप्रैल 2024 का जो फैसला है वो एक्टिव हो गया। अब रही बात यहाँ पर, अभी जो हम जो भी केस का वो देखेंगे, ग्राउंड्स देखेंगे, आपका केस हो, डीएलएड का हो, अन्य का हो, तो उस केस का ग्राउंड को अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा तो 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में देखा जाएगा, जो रिव्यू का डिसीजन है। अब आप देखिए देवेश शर्मा वाले में अगर क्लेरिफिकेशन आ जाएगा तो रिव्यू का अलग रहेगा, क्लेरिफिकेशन का अलग रहेगा। अब अगर क्लेरिफिकेशन में बीएड को वैलिड क्वालिफिकेशन मान दिया जाता है ब्रिज कोर्स के साथ, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद अगर बीएड को वैलिड क्वालिफिकेशन मान देते हैं तो कल को ब्रिज कोर्स करने के बाद बीएड वाले जो है कि वैलिड क्वालिफिकेशन माना जाएगा। जैसा कि 2008 में और उत्तराखंड में ये उनके राज्य की शिक्षक सेवा भर्ती सेवा नियमावली में लिखा है, यानी कि शिक्षक सेवा नियमावली प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली राज्य के अंतर्गत बनी है। तो उसमें जो है कि ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद ही उनको 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद उन्हें नियुक्ति विद्यालय में दी जाती है, ठीक है, मेरिट जैसे बनती है। तो ये भी एक चीज़ बना गया। अब देखिए एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि इतने सारे केस हुए, इतना लंबा 3-3 4-4 साल चले, तो आपने देखा कहीं पर ब्रिज कोर्स का जिक्र हुआ? नहीं हुआ ना। यहाँ पर भी आपको मैं बताता हूँ, ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं हुआ। देखिए
अब जो है कि जितने ज्वाइनिंग बीएड टीचर्स बचे हैं उनसे कह रहे हैं कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। किसके लिए? पेडागोजिकल वीकनेस के लिए। भाई वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कौन बनाएगा? कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है। एनसीटीई के डायरेक्शन में, सॉरी एमएचआरडी के डायरेक्शन में एनसीटीई द्वारा वैलिड 6 महीने का ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार करके जो है कि 7 अप्रैल 2025 से इन लोगों को अनिवार्य रूप से करना होगा। भाई आप देखिए, इससे पहले जो ब्रिज कोर्स है उसमें भी देखें एमएचआरडी के डायरेक्शनों का पूरा फुलफिल किया गया है। एनसीटी की गाइडलाइन है उसको भी तय, आरटी एक्ट के तहत भी है। अब देखिए जो ब्रिज कोर्स का बना है उसका प्रोसीजर, आरटी एक्ट के अधिनियम का पालन, इसके अलावा एनसीटी की गाइडलाइन, ये सारी चीज़ें तो उसमें भी बनाई गई हूँ, उसमें भी देखी गई कि इन सब का अनुपालन हुआ है नहीं हुआ। अब जो नया बनेगा उसका, तो इसका मतलब है ये ब्रिज कोर्स क्यों छुपाया गया? मेरा कहने का मतलब है ये छुपाना नहीं चाहिए, इसको आगे ले आते नहीं ले आते। आज अगर आप ज्वाइनिंग से बच गए हैं, आज आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, आप मेरिट में नहीं आ पा रहे, तो ये गलती किसकी है? आप तो एक क्वालिफिकेशन है ना, आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है और आप मेरिट में नहीं आए। प्रॉपर क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आप मेरिट में नहीं है, तो गलती किसकी? भाई वो बीएड को तो आपने अवैध करार दिया, यानी कि अमान्य करार दिया। कब से? अब यहाँ पर देखिए 8 अप्रैल का जो रिव्यू पिटीशन का जजमेंट है, जितने बीएड वाले आज तक लग गए भाई वो सारे सेफ हैं। और 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड जो है कि प्राथमिक के लिए वैध क्वालिफिकेशन नहीं है, वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है, ये डिसीजन है। अब देखिए इसके बाद अगर आगे जो है कि क्लेरिफिकेशन में कोई नया जजमेंट आता है तो वो अलग बात है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो अगर आप कल के दिन डीएलएड वाले जीत भी जाएंगे तो ज्वाइनिंग टीचर बाहर नहीं होंगे मध्य प्रदेश के। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो जिस दिन फैसला आएगा उस दिन से माना जाएगा, उस दिन से पहले वाले जितने भी जो 8 अप्रैल का डिसीजन है ये सभी जगह सर्वमान्य है, वैलिड है। तो इस 8 अप्रैल के डिसीजन के आधार पर वो उन लोगों को हटाया नहीं जा सकता, यानी कि उनकी नियुक्ति पक्की होगी, यानी कि वो लोग जो आप आगे जीत जाइए। समझ गए? यही तो केस होगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि 25 नवंबर 2021 के डिसीजन के बाद अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव रूप से इस फैसले को मानते तो सब बाहर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया है। प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया है तो अब क्लेरिफिकेशन भी आ जाएगा, जिस दिन से हो तो उस दिन से होगा भाई, सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि 2018 से ही होगा या जो है कि 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद होगा। समझ रहे हैं? तो भाई प्रोस्पेक्टिव, तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो ज्वाइनिंग टीचर्स के अगेंस्ट अगर डीएलएड वाले जो है कि अपना चंदा दे रहे हैं तो जो अपनी नौकरी का इंतजार है चंदा मत दें। सीधी सी बात है कि उसके लिए चंदा मत दें भाई, वहाँ पर वो ज्वाइनिंग टीचर से आप बाहर नहीं होंगे, न तो बिहार के होंगे और न ही जो है कि मध्य प्रदेश के होंगे, ना ही उत्तराखंड में तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। ये तो यूट्यूबरों ने बनाया है कि भाई उत्तराखंड के जो है कि ज्वाइनिंग टीचर्स को बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के। उत्तराखंड का मामला आपको समझा देता हूँ कि जयवीर सिंह जो है कि वो ज्वाइनिंग टीचर नहीं है। पहली बात, जितने भी जो है कि बीएसटीसी वाले भी ये अफवाहें फैला रहे हैं, तो अब जयवीर सिंह ने एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस और लगा दिया है, जो 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट आया है रिव्यू को लेकर के। वहाँ पर कहा गया कि 11 अगस्त से पहले विज्ञापन में बीएड वैलिड क्वालिफिकेशन था तो वो लोग सेफ हैं, ये भी कहा है। कहा नहीं कहा? तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो 2020 से जो है कि 2018 और 20 में विज्ञापन आया है, यानी कि 21 नवंबर को भी छोड़िए, वह उससे पहले हमारे यहाँ भर्ती है और वो भर्ती अटकी हुई है, तो इसलिए जो है कि इस भर्ती
को पूरा करने में जो है कि बीएड को शामिल करवाया जाए, क्योंकि बीएड ऑलरेडी वैध क्वालिफिकेशन के रूप में शामिल है। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है आजकल, जब सुनवाई होगी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों ने केविट लगाई थी वहीं पर ये केस, और दूसरा जो है एक कुलदीप डबराल की तरफ से भी केस रहा कि जो रुकी हुई वेटिंग काउंसलिंग वाले हों उनको शामिल किया जाए। उत्तराखंड में ये है केस, समझ रहे हैं। अब आप करें कि ज्वाइनिंग टीचर बाहर होंगे, ज्वाइनिंग टीचर बाहर नहीं होंगे भाई साहब। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ, अगर आप समझना हो तो जयवीर सिंह वाला केस लगा है और मेरा वीडियो में उसका डायरी नंबर सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है। आप अच्छी तरीके से देख लें कि अभी बीएड को शामिल करवाने के लिए जो पूर्व विज्ञापन के लिए, तो पूरे देश के जितने भी बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी विज्ञापन के आधार पर भर्ती में शामिल हैं वेटिंग को लेकर के, तो जयवीर सिंह वाले केस को बड़े ध्यान से देखा और उस केस के साथ शामिल हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा है कि हो सकता है तुमको भी कल को 11 अगस्त से पहले विज्ञापन निकला है तो शामिल किया जाए, क्योंकि बीएड कोई पार्टी था ही नहीं। हमारे यहाँ बीएड डीएड कोई विवाद उत्तराखंड में नहीं रहता है, क्योंकि जितने 6.5 2 साल में 650 डीएलएड वाले होते हैं और यहाँ भर्ती निकलती है 1350 की लगभग साल भर में, तो यानी कि वहाँ पर तो डीएलएड वाले कम पड़ जाते हैं। जितनी बची हुई सीटें थी उसमें बीएड को कंसीडर किया जाता था, तो सीधा सीधा सवाल था। अब बीएड को कंसीडर नहीं किया जाएगा तो कहाँ से लाएंगे बच्चों को, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी, प्राइवेट डीएलएड कॉलेज भी नहीं है, तो ऐसे में आप देखिए कहाँ से लाओगे। और बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो एकल अध्यापक के सहारे चल रहे हैं, समझ रहे हैं। कई विद्यालय तो बंद हो चुके हैं छात्र संख्या कम होने के कारण से। तो ऐसे में आपको खुद समझना होगा कि जयवीर सिंह वाला जो केस अब लगा है, अब क्यों लगा है, ये भी तो समझने की बात है। समझ रहे नहीं, मेरी किसी ने, मैं सटीक जानकारी देता हूँ लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता भाई साहब। जो भी बात बता रहा हूँ, मैंने एक एनआईएस डीएलएड के लिए भी वीडियो बनाया था, दिया था, समझ में आया एनआईएस डीएलएड वालों ने, तो अधिक से अधिक लोगों ने उसको देखा। उन्होंने कहा यार ये बात जेन्युइन बात है। मैंने कहा नहीं कि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रेगुलर डीएलएड के लिए एक वीडियो बना दो कि एनआईएस डीएलएड वाले कैसे बाहर होंगे। ऐसा भी लोगों का कहना है कि एनआईएस डीएलएड बाहर करने के लिए हमें कोई उपाय बता दो। उपाय तो है मेरे पास, लेकिन एनआईएस डीएलएड वैलिड भी है और एनआईएस डीएलएड के अगेंस्ट भी मेरे पास पॉइंट हैं, लेकिन क्यों नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो भी अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। उन्हें भी डीएलएड करवाया गया है एमएचआरडी के डायरेक्शन के आधार पर, एनसीटी से मान्यता प्राप्त। अगर जो है कि उन्हीं के साथ सरकारी टीचरों को कराया जाता है उनके लिए वो क्वालिफिकेशन वैध है, और जो प्राइवेट स्कूलों में एनआईएस डीएलएड, जिनको एनआईएस से डीएलएड का है, वो अवैध है क्या? सरकारी और प्राइवेट स्कूल के अलग अलग क्वालिफिकेशन होते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है क्या? समझ रहे हैं? ये बताओ, दो अलग अलग क्वालिफिकेशन नहीं होते। टीचर के लिए एक ही क्वालिफिकेशन होती है, टेट फर्स्ट प्राइमरी के लिए, टेट सेकंड जूनियर के लिए, है नहीं है? बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, है नहीं? यही तो है। या कोई और क्वालिफिकेशन है? नहीं है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आखिर मैं कितनी गहराई से आपको बातें बताता हूँ। उन गहराई को देखिए, मैं बड़े अच्छे से, मेरे से मीठी मीठी बातें तो नहीं होती भाई साहब, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस वाइज कोई भी बात करता नहीं। भाई ये नियम को यहाँ देखो कहता हूँ, इसको यहाँ देखो, क्योंकि अपने को सीधा समझ में आता है कि भाई हमने उतने टाइम से उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप छांटना, मेहनत करना आपका काम है, तो आपको मेहनत करना है। बिल्कुल सटीक पॉइंट पर बात करता हूँ, और जहाँ पर कमज़ोर होता है तो कमज़ोर को बताता हूँ कि भाई ये आपका पॉइंट कमज़ोर है, ये देखिए। लेकिन अब आप कहोगे कि किसी के अगेंस्ट काम करो, तो किसी के अगेंस्ट काम नहीं करूँगा। मैं जनहित के लिए कार्य करता हूँ, लोकहित के लिए कार्य करता हूँ, समझ रहे हैं? अगर आपके साथ कहीं पर अन्याय हो रहा है, एनआईएस डीएलएड के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए काम करना मेरी बात है। एक बंदा मेरे से कह रहा था कि आपको एनआईएस डीएलएड की चिंता कब से हो रही? एनआईएस डीएलएड की चिंता हमें पहले से थी, हम बताते थे लोगों को, लेकिन एनआईएस डीएलएड वाले सीधे हमारे साथ नहीं जुड़े थे। नंदन सिंह बोरा जी के अलावा कोई नहीं था। नंदन सिंह बोरा जी से हमारी कई बार बात होती थी, समझ रहे? तो आज के लिए इतना ही। मेरे समझ में
मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके सवालों का भी उत्तर आपको मिल गया होगा, और जो बेहतर ढंग से बता सकता था उसको भी मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं तीखी टिप्पणी भी करता हूँ, क्योंकि मैं तो फेसबुक में भी एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पर आप देखिए कि शिक्षा को लेकर के कई तरीके के मैं कमेंट करते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।